जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है चर्चित व्यक्ति यानी कि फेमस पर्सनालिटी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 88 ऐसे व्यक्तियों को पढ़ेंगे जो कि पिछले एक साल में किसी न किसी कारण से चर्चाओं में बने हुए हैं। ठीक है। और दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ेंगे। जैसे अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। तो बताइए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। अमेरिका के अंदर अभी चुनाव हुआ है। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है। हम क्रम की बात करें तो ये अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। एक बार ये पहले भी रह चुके हैं। ठीक है। तो चुनाव में इनने किसको हराया है? कमला हैरिस को। ठीक है। कमला हैरिस कौन है? ये भारतीय मूल की थी और ये इनकी प्रतिद्वंदी थी। तो इनने कमला हैरिस को हराया है। और किसकी जगह पर बने हैं ये? मतलब इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो इनसे पहले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। समझ गए आप लोग? बस इतने ही फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं तो इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 49 वर्ष। ठीक है। कितना समय लगा इनको इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने में? 15 घंटे 6 मिनट का समय लगा। और इंग्लिश चैनल जो है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो सुनीता विलियम्स हैं, ठीक है, ये अभी चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर बनी हैं। और सुनीता विलियम्स ये भारतीय मूल की हैं और नासा की ये अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। आपको बताना है कि इनको किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले शारदा सिन्हा के बारे में जान लो। ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं। बिहार की ये लोक गायिका थीं और इनका एक उपनाम है। इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और अभी नवंबर में 5 दिन पहले 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। ठीक है। ये मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थीं। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी ये। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? रतन टाटा काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। याद रखना, इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। ठीक है। तो रतन टाटा के बारे में सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इनका निधन कब हुआ? 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ है। रतन टाटा कौन थे? तो देखो, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के परपोते थे रतन टाटा। ठीक है। और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे हैं 1990 से 2012 तक। ठीक है। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में और पद्म भूषण दिया गया था 2000 में। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है। टाटा ग्रुप की बात करें तो 1868 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। मुख्यालय है मुंबई में। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन अभी एन चंद्रशेखरन हैं, लेकिन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बदल गए हैं। ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनेगा कि टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है। तो नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, ये टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है। इसी क्रम में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है दोस्तों? संजीव खन्ना इनका नाम है। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, 10 नवंबर को रिटायर्ड हो गए। और जो 51वें नंबर के
मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना बने हैं। ये भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, केवल 6 महीने रहेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है। बताइए, अभी जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उमर अब्दुल्ला इनका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य था। ठीक है। फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। कौन सी पार्टी से हैं ये? जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। अभी इनका नाम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष बनी है इनका नाम है विजया किशोर रहातकर और ये महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी है और इनने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। ठीक है। जो महिला आयोग है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखो, भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना और महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना, ये महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष ये अभ्युदय जिंदल बने हैं। कौन? अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 को किसे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव को चुना गया है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग जो हैं ये एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है। अनुराग गर्ग जो हैं 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये एनसीबी के न्यू डीजी बने हैं। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है। ये जो है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक ड्रग तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शीर्ष एजेंसी है और इसका गठन 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है, आप पार्टी की किस महिला नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखो, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है इनका नाम है आतिशी मारलेना। क्या नाम है? आतिशी मारलेना इनका नाम है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो आप पार्टी की महिला नेता हैं आतिशी मारलेना, ये दिल्ली की सीएम बनी हैं। और आतिशी मारलेना, एक फैक्ट याद रखो कि ये सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। दिल्ली की बात हुई है, राजधानी नई दिल्ली है, सीएम बन गई हैं आतिशी मारलेना और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली में लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों प्रीति सूदन। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनने मनोज सोनी का स्थान लिया है। ठीक है। 1983 बैच की हैं प्रीति सूदन और ये यूपीएससी की चेयरमैन बनी हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में देखने के लिए मिलता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसको स्टेबल किया गया था 1926 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रीति सूदन बनी है नई चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आप इसी प्रकार से सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको डिटेल दी जा रही है वीडियो में, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल कम समय में करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, 60 से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम के लिए आपके पास कम समय है, आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया है। इस ई बुक के अंदर 60 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे कंटेंट को बिल्कुल इसी प्रकार से अरेंज किया गया है डिटेल में। तो आप हमारी
करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। इसी में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। दूसरा, हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और ये जो माथे पे बेरोजगारी वाला कलंक नहीं लगा है, इसको यदि आप हटाना चाहते हैं तो हमारी सभी ई बुक को आप जरूर परचेस कीजिए। अभी ई बुक पर डिस्काउंट भी चल रहा है। बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो अभी दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है राकेश कुमार के लिए। ये राकेश कुमार कौन है? पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ये तीरंदाज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, पैरालंपिक हैं। और किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाज हैं। बताइए दोस्तों, एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में और सदस्यता जो है 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों की है। और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में खेलों का एक शाही निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया? तो टाइम पत्रिका ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की एक सूची बनाई है। और इस सूची में भारत के जो रेल मंत्री हैं, ठीक है, रेल मंत्री को इस सूची में शामिल किया गया है। और रेल मंत्री तो हैं ही ये, इनके पास में आईटी मिनिस्ट्री भी है, ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी हैं? इनका नाम है दोस्तों प्रियंका जारकीहोली। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रियंका जारकीहोली कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और ये कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिक्कोडी से चुनाव जीती हैं और ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं, ठीक है। इनने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को 90,000 वोटों से हराया है। बताइए, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? माउंट एवरेस्ट को 30 बार फतेह करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही ये कामी रीता शेरपा बन गए हैं, ठीक है। और इनने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं, ये 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं और इनने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब इससे पहले 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास में था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही जिनने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया वो है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। ये मुंबई की रहने वाली हैं और इनकी उम्र पता है मात्र 16 साल की हैं ये। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भोपाल से बिलोंग करती हैं और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये सबसे उम्रदराज महिला बनी है। तो इनकी उम्र जान लो, देखो ये 55 साल की हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। आप लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, ठीक है। एक सिलेक्शन आपको लेना है और इसी साल आपको सिलेक्शन लेना है। जमकर मेहनत कीजिए, मैं पूरी दम से आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन यहाँ पर है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर वेस्ट कलेक्शन है, इसको आप पढ़िए। माउंट एवरेस्ट से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। एक और करंट का क्वेश्चन है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यदीप गुप्ता बने हैं, ठीक है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो, भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता और एक सीजन में ये 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, ठीक है। अब देखो, माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका तिब्बत में भी आता है। और माउंट लहोत्से की बात करें तो ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है
और ये नेपाल और चाइना में स्थित है। ठीक है, कुछ हिस्सा नेपाल में, कुछ चाइना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? दोस्तों, जोराया टेरबीक जो हैं ये नीदरलैंड की थीं, मानसिक पीड़ित थीं, सुसाइड करना चाहती थीं, लेकिन इन्हें सुसाइड नहीं करी। इनने शासन से अनुमति मांगी इच्छा मृत्यु की और इनको अनुमति भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपी थोटाकुरा जो हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करी है? तो दोस्तों ये बने हैं एड ड्वाइट। ठीक है, और एड ड्वाइट जो हैं ये अमेरिका के हैं। कितनी उम्र है इनकी? 90 वर्ष के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में देश के नए वित्त सचिव कौन बने? दोस्तों तुहिन कांता पांडे जो हैं ये देश के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, और बताइए कि अभी फिर से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुना गया है। ठीक है, और जो संसदीय राजभाषा समिति है इसका गठन किया गया था 1976 में, और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य में से 20 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बनी है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, और एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट ये मनु भाकर बनी हैं। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों विनेश फोगाट बहुत चर्चाओं में रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया? तो इनको वजन की वजह से यानी कि वेट यानी कि भार की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश फोगाट हरियाणा राज्य से हैं। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित हो जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इनने संन्यास भी ले लिया और फिर विनेश फोगाट ने हरियाणा की जुलाना सीट है यहाँ से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी से इनने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत भी गई हैं। अभी ये कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, हरियाणा की जुलाना सीट से ये जीती हैं। ठीक है, तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि किस सीट से इनने चुनाव जीता है, किस पार्टी से चुनाव जीता है ना। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यूपी महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों इनका नाम है बबीता चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत मोहन जो हैं ये एसएसबी के न्यू डीजी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इनका नाम क्या है? टोमुको इटूका इनका नाम है, जो कि विश्व के सबसे अधिक उम्र के जीवित व्यक्ति हैं। ठीक है, डिटेल की बात कर लेते हैं कौन है ये। तो ये जापानी महिला पर्वतारोही हैं। ठीक है, और चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये विश्व की सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति बनी हैं। इनकी उम्र है 116 वर्ष 90 दिन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी पुष्टि करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजीव सकधर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राजीव सकधर का नाम याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी सतीश कुमार, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी क्रम में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है आरती सरीन।
चूँकि ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। निकिता पोरवाल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये मिस इंडिया 2024 बनी हैं और इनको खिताब पहनाया है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता 2023 की मिस इंडिया हैं, ठीक है। अब जो निकिता पोरवाल हैं ये भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और रेखा पांडे ये उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो टाइटल है ये जीत लिया है ध्रुवी पटेल ने, ठीक है। और ध्रुवी पटेल ये संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा हैं। और दोस्तों जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता है इसका आयोजन न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब दोस्तों ये जीत लिया है केंजा लेली ने, ठीक है। केंजा लेली की हम बात करें तो ये मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर हैं। कौन से देश की हैं ये? मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं और ये दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब इनने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इस साल का ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसी एआई एंकर को दिया गया। इस एआई एंकर का नाम क्या है? साना, ठीक है। और इस एआई एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और 2024 में ये पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के लिए दिया गया है। तो आइए हम डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का कौन सा संस्करण है इस साल? 54वां संस्करण है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। ये सम्मान मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, लेकिन याद रखना इनको ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिया गया, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में और दोस्तों पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता पूछे जाएं या फिर पहली महिला विजेता पूछे जाएं तो आप कहेंगे देविका रानी। 1969 को ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नईमा खातून जो हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जेनी एयरपेनबैक के लिए दिया गया है। डिटेल की हम बात करें दोस्तों तो जो जेनी एयरपेनबैक हैं इनको ये पुरस्कार इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया, ठीक है। और इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? माइकल हाफमैन ने। और इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2023 का ये दिया गया था बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए, ठीक है। और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। जेनी एयरपेनबैक इस साल के विजेता हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ की ये लेखिका हैं? तो ये जर्मनी की लेखिका हैं। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है। तो इन भारतीय का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इनका नाम क्या है? विनोद गनात्रा इनका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन है ये विनोद गनात्रा? तो प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं और इनको फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इस साल ये पुरस्कार दो जनों को दिया गया। एक तो अभिनेता रणदीप हुड्डा और दूसरे हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी
दोनों जनों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। लता दीननाथ पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 2022 में, ठीक है। और जब इसकी शुरुआत होती है तो पहली बार ये पुरस्कार दिया जाता है पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। मतलब मोदी जी ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। इस साल रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बीटली गोल्ड अवार्ड जो है, इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 2024 में ये पुरस्कार दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए डिटेल से हम समझ लेते हैं। असम की एक वन्य जीव विज्ञानी हैं, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और इनको दूसरी बार व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो देखो, एक पक्षी है, ठीक है, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है हरगिला पक्षी। ये लुप्त प्राय पक्षी है, मतलब ये लुप्त होने की कगार पर है। तो इस पक्षी को बचाने के, उनके संरक्षण के प्रयास के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। किसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है? तो लंदन स्थित चैरिटी व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। बताइए कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये रकेन यामामोतो के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो रकेन यामामोतो हैं ये जापानी आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसीलिए इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यदि कोई विजेता है तो विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी, ठीक है। इनको 2018 में ये सम्मान दिया गया था और बालकृष्ण दोषी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे, ठीक है। पिछले साल यानी कि 2023 का ये पुरस्कार दिया गया था डेविड चिपरफील्ड को, ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। तो 23 का तो याद रखना ही है, लेकिन 24 का आपको याद रखना है, रकेन यामामोतो को ये पुरस्कार दिया गया है। कभी कभी पिछले साल का भी पूछ लिया जाता है। बताइए हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? 1 से 1.5 महीने पहले अभी वायुसेना के नए चीफ बन गए हैं। इनका नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह इनका नाम है, ठीक है। वायुसेना प्रमुख बनते ही ये अमर हो गए, ठीक है। और इनने किसको रिप्लेस किया है? तो इनने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है, ठीक है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख भी इसी साल बने थे। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और नए सेना प्रमुख की हम बात करें, यानी कि आर्मी चीफ की यदि हम बात करें, तो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो दोस्तों जो सेनाओं के प्रमुख हैं, तो इनमें सबसे पहले जो CDS हैं, कौन है CDS? जनरल अनिल चौहान हैं और ये दूसरे नंबर के CDS हैं, ठीक है। और नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख अभी बने हैं अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। तो ये चारों आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बताओ गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड 2024। तो एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये गणित का सर्वोच्च सम्मान है। और 2024 में ये पुरस्कार दिया गया है मिशेल टेला ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो जो मिशेल टेला ग्राउंड हैं ये कौन है? ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसीलिए इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2001 में नॉर्वे की सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में GN पेरी को दिया गया था। 2023 का पुरस्कार दिया गया था लुइस कैफरेली को, जो कि अमेरिका के गणितज्ञ थे। मिशेल टेला ग्राउंड का नाम आपको याद रखना है, 24 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
आर्यभट्ट पुरस्कार की हम बात करें तो ये पाबुलुरु सुब्बा राव के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और सीईओ हैं और अध्यक्ष भी हैं। नाम है इनका पाबुलुरु सुब्बा राव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार ये भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसकी स्थापना करी गई थी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा और 1990 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ये और इसको प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं अपने देश के नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार थी मालती जोशी। तो मालती जोशी का भी निधन हुआ है। आपको बताना है कि मालती जोशी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था। मालती जोशी इनका उपनाम है, मालवा की मीरा इनको कहा जाता है और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था दोस्तों 2018 में। कब? 2018 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, किस आइसक्रीम ब्रांड के संस्थापक रघुनंदन कामत का निधन हो गया? देखो, रघुनंदन कामत जो हैं ये नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक थे और अभी मई 2024 में इनका निधन हो गया। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मई 2024 में निधन हो गया था? तो देखो, काफ़ी चर्चाओं में ये रहे थे। ठीक है, इब्राहिम राइसी, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इनका निधन हो गया था। ये ईरान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी आपको बताना है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बताइए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? सुशील कुमार मोदी, ये काफ़ी चर्चित नेता रहे हैं। तो आपको बताना है ये कौन से राज्य से थे। तो देखो दोस्तों, ये बिहार राज्य से थे। ठीक है, भाजपा के कद्दावर नेता थे। ठीक है, और ये बिहार के डिप्टी सीएम भी थे। ठीक है, कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का अप्रैल 2024 को निधन हो गया है? तो दोस्तों, सुधीर कक्कड़ की हम बात करें, ये भारतीय मनोविश्लेषण के जनक थे। ठीक है, कौन थे? भारतीय मनोविश्लेषण के ये जनक थे और साथ में ये टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी भी थे और अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बताइए दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थीं? प्रभा अत्रे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रही हैं, तो ये किराना घराने से संबंधित थीं। किस घराने से? किराना घराने से ये संबंधित थीं। डिटेल से बात कर लेते हैं। प्रभा अत्रे जो हैं भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं और 91 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इनका घराना याद रखना, ये किराने घराने से संबंधित थीं और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1990 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रशीद खान का भी निधन हो गया है। रशीद खान किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे? रशीद खान दोस्तों ये रामपुर सहसवान घराना से संबंध रखते थे। ठीक है, याद रखना, जनवरी 2024 को 55 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये रामपुर सहसवान घराना से संबंध रखते थे। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो 2022 में पद्म भूषण, 2006 में पद्मश्री, 2006 में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2012 में भंग भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध जैन संत थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज और इनका भी निधन हुआ है। किस राज्य से ये संबंधित थे? तो सबसे पहले तो इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। ठीक है, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जैन संत थे
और 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर इनका निधन हो गया है। निधन कहाँ पर हुआ ये भी आपको याद रखना है। विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। और इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में हुआ था। 10 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। सारी बातें आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी बन सकता है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को, सारी पर्सनालिटीज़ को बिल्कुल डिटेल में कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरे कंटेंट का जो क्वालिटी है वो अच्छी लग रही होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर गायक पंकज उदास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? तो देखिए दोस्तों, पंकज उदास कितनी फेमस पर्सनालिटी है ये, ठीक है। तो इनका भी निधन हुआ है। पूछा गया है पद्मश्री अवार्ड इनको कब दिया गया था? तो 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब पंकज उदास, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? निधन कब हुआ? 26 फरवरी को, ठीक है। और पैंक्रियास कैंसर की वजह से 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। इनका जन्म गुजरात के जैतपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 को पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका था? दोस्तों, लक्ष्मी नारायण रामदास की हम बात करें, ये पूर्व नौसेना प्रमुख थे, ठीक है। और इनको अवार्ड दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आइए इनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास हैं, पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये नौसेना के प्रमुख कब से कब तक रहे? तो ये 1990 से 1993 तक नौसेना के प्रमुख रहे, 13वें प्रमुख रहे हैं। और इनको 2004 में शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था सम्मानित? 2004 में ये सम्मान इनको दिया गया था। बताइए हाल ही में किसे? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 सम्मान के लिए चुना गया। देखो, असम वैभव की हम बात करें, ये असम का सर्वोच्च सम्मान है और ये 2024 में रंजन गोगोई को दिया गया, ठीक है। रंजन गोगोई कौन है ये? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो भैया न्यायाधीश आदमी है, तो इसने क्या किया होगा? कानून और न्याय में इनके योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। ये तो हम 24 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको 23 भी याद रखना है। 2023 का किसको दिया गया था? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए 2023 का असम वैभव दिया गया था। समझ गए आप लोग? इसी क्रम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 की। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1996 में और 2024 में ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। 2023 में किसको दिया गया था? 2023 में ये अशोक सराफ को दिया गया था। नेक्स्ट है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इस साल 5 जनों को सम्मानित किया गया है। उन 5 जनों के नाम और वो कौन थे ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि इन 5 जनों में से चार लोगों को दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। तो और 1 जनों को दिया गया है, वो अभी हैं। उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये 7वें नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और जिनको मरणोपरांत दिया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं। एक तो पूर्व डिप्टी पीएम है चौधरी चरण सिंह, और दूसरे भी पूर्व डिप्टी पीएम हैं पीवी नरसिम्हा राव, और तीसरे हैं एमएस स्वामीनाथन, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व सीएम हैं, ठीक है। तो इन 4 जनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो हैं ये 7वें नंबर के डिप्टी पीएम रहे हैं और ये अभी जिंदा हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। बताइए
58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दो जनों को दिया गया, एक तो गुलजार साहब, दूसरे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, तो याद रखना प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान हैं रामभद्राचार्य। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को प्रदान किया गया था। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और पहली बार ये पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, और इस पुरस्कार को पाने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, और हिंदी भाषा के लिए पहली बार सम्मान सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ये सम्मान अमिताभ घोष को दिया गया था। स्टैटिक जीके वाला ये पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और 2024 में ये दो जनों को दिया गया, एक तो ग्रीष्मा कुठार और दूसरी हैं रितिका चोपड़ा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों जनों को ये सम्मान दिया गया। ग्रीष्मा कुठार कौन है? स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा कौन है? इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। ठीक है, दोनों जनों को ये सम्मान दिया गया और ये सम्मान महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इस सम्मान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो देखो दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, ठीक है, ये पहली बार दिया गया। ठीक है, पहली बार दिया गया। तो ये जो दो जने हैं इनको ये पुरस्कार पहली बार दिया गया। इनके नाम आप अपने दिमाग में छाप लो। ठीक है, एक तो है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव। ठीक है, और दूसरे हैं नवीन तिवारी। ठीक है, जो करिधल श्रीवास्तव हैं ये वैज्ञानिक हैं, नवीन तिवारी ये उद्योगपति हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उक्त दोनों जनों को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को और इसी दिवस पर इनको ये सम्मान दिया गया। जो ऋतु करिधल श्रीवास्तव हैं ये इसरो की वैज्ञानिक हैं और नवीन तिवारी ये उद्योगपति हैं। ठीक है, और देखो पिछले साल इस सम्मान को दिए जाने की घोषणा की गई थी और इस साल ये सम्मान दिया भी गया है। इस सम्मान में 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये किसी भारतीय व्यक्ति को दिया गया है। किनको दिया गया? आलोक शुक्ला को ये सम्मान दिया गया और ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बताओ वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर के लिए दिया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो ये अमेरिका में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये अजीता श्रीवास्तव कौन थी? ये कजरी गायिका थी दोस्तों। कौन? ये कजरी गायिका थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका और शिक्षाविद थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, 70 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से संबंधित थी और इनको 2022 में पद्मश्री, 2017 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनीगिरी का निधन हो गया है। वह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? तो डॉक्टर वी मोहनगिरी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, मैं ऊपर आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी नई अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक है, तो आपको नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अभी हम डॉक्टर मोहनगिरी की बात कर रहे हैं। तो ये कब से कब तक महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं?
1995 से 1998 तक, ठीक है। और 1972 में महिलाओं के लिए समर्पित वॉर विंडोज एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। एक एसोसिएशन है, एक संस्थान है वॉर विंडोज, ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने 1972 में की थी। ये महिलाओं के लिए समर्पित है, जो कि महिलाओं के हितों का संरक्षण करता है, ठीक है। और ये महिलाओं के अधिकारों के लिए जानी मानी एक प्रसिद्ध वकील थी। बताइए किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। तो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? अवनी लेखरा ने। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, एक तो इनने पेरिस पैरालंपिक 2024 में शूटिंग में गोल्ड जीता, और एक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, तो वहाँ पर भी इनने गोल्ड जीता था। और जो पैरालंपिक खेल हैं इनमें 2 गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला बनी है, और इनने इतिहास रच दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर जो हैं ये डायना पुंडोले बनी है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र के पुणे से ये बिलोंग करती हैं। बताइए 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है श्रुति बोरा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं ये निर्मला सीतारमण बनी है। ये तो सभी को पता होगा, है ना। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है अनामिका बी राजीव। बताइए भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है प्रीति रजक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश की ये प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, ठीक है। बताइए क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शीनबॉम ये मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसी क्रम में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे, ठीक है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने? देखो आईसीसी के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है जय शाह है, ठीक है। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है उनके ये बेटे हैं, ठीक है। और जय शाह जो हैं आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो इनने किसका स्थान लिया है? इनने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। और ये आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है, ठीक है। और आईसीसी की बात हुई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पर जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उन सभी को आईसीसी ही रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, सदस्य देश हैं 108, चेयरमैन है जय शाह, भारत के हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं दोस्तों। इनका नाम है सतीश कुमार, ठीक है। और इनने स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा का नाम आपको जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि जो जया वर्मा सिन्हा है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और अभी ये इस पद से रिटायर्ड हो गई हैं और सतीश कुमार इस पद पर आ गए हैं, ठीक है। सतीश कुमार से भी एक फैक्ट याद रखना कि सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। और रेलवे बोर्ड की बात हुई है तो रेलवे मंत्री कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। बताइए वीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डीजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ये वीएसएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। नेक्स्ट है 2024 के चुनावों में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया? दोस्तों चुनाव के टाइम पे ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसे सांसद थे जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो
तो आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? मुकेश दलाल इनका नाम है। सूरत लोकसभा सीट से ये निर्विरोध चुने गए थे। कौन सी पार्टी से हैं ये? तो ये बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, 2024 की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड शंकर लाल वानी ने बनाया है। और भी डिटेल जान लेते हैं हम। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से बीजेपी के शंकर लालवानी ने बनाया है। तो दोस्तों ये कितनी वोटों से जीते? ये 11,75,000 वोटों से जीते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जीत जो है असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकूबुल हुसैन ने बनाया है। ये 10 लाख, लगभग 10 लाख वोटों से ये जीते। तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। ये लगभग 8.25 लाख वोटों से जीते हैं। भारतीय इतिहास के अब तक के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब तक के सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पुष्पेंद्र सरोज इतिहास के सबसे युवा सांसद बने हैं। तो इनकी उम्र कितनी है? जब ये चुनाव जीते थे तो 25 साल 3 महीने और 3 दिन के थे। और ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और हम बात करें कि ये किस पार्टी से हैं? ये समाजवादी पार्टी से हैं, ठीक है। और इनसे पहले जो क्योंझर सीट थी, ठीक है, यहाँ से चंद्राणी मुर्मू चुनाव जीती थी और ये सबसे युवा महिला सांसद थी। लेकिन अभी पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जितनी भी फेमस पर्सनालिटी रही हैं पिछले 1 साल की, उन सभी को हमने पढ़ा है। आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो की क्वालिटी और बहादुर सर की पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और यदि आप इसी प्रकार के वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हमने चर्चित व्यक्ति वाले टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, इसी प्रकार से आपको डिटेल में 60 से ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल कम समय में, या फिर सभी टॉपिक का क्विक रिवीजन करना है, ऐसे टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमने करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया है। इस ई बुक में सारे वो टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो हमारी इन सभी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट, इसका आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका बहादुर सर। जय हिंद, जय भारत।